अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। एक ठिठुरती हुई सुबह मैं तैयार होकर थाने पहुंचा तो एक नहायत ही सनसनीखेज खबर मेरी मुंतज़िर थी। मैं जैसे ही जाकर अपने कमरे में बैठा, कांस्टेबल आमिर खान ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, उधर एक लाश मिली है। मैं सीधा होकर बैठ गया और तेज़ लहजे में इस्तफसार किया, उधर किधर आमिर खान? उधर कच्चा अहमदाबाद रोड पर मलिक साहब, फाटक के करीब। कांस्टेबल ने जवाब दिया, रेलवे की पटरी के किनारे। इन दिनों मैं ज़िला गुजरानवाला के थाने सदर के इलाके में तैनात था। ये थाना शेखुपुरा मोड़ के नज़दीक ही वाक़ था। कांस्टेबल ने जिस जाए वकुआ की निशानदही की थी, ये सारा इलाका मेरे थाने की हुदूद में आता था। इस बदनसीब का नाम क्या है? मैंने कांस्टेबल से, और वो कहाँ का रहने वाला है? अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका जनाब, आमिर खान ने बताया। जो लोग ये इत्तला लेकर थाने आए हैं, इनमें से कोई भी मकतूल के बारे में कुछ नहीं जानता। इत्तला कुनिंदगान को मेरे पास भेजो। ठीक है मलिक साहब, कांस्टेबल ये कहते हुए हमारे कमरे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद इत्तला कुनिंदगान मेरे सामने हाजिर थे। वो कुल 3 अफराद थे, जिनमें से 2 का ताल्लुक असगर कॉलोनी से और एक का ताल्लुक कन्हैया लाल बाग से था। कन्हैया लाल और असगर कॉलोनी जाए वकुआ के आसपास के इलाके थे। मैंने इन तीनों को बैठने के लिए कहा, फिर बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेने के बाद कहा, अब बताएं, आप लोगों ने किस बंदे की लाश देखी है? असगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के नाम जमालदीन और इसहाक अहमद थे। इनमें से इसहाक अहमद ने जवाब दिया, थानेदार साहब, इस बंदे की लाश तो फैज़ मोहम्मद ने दरियाफ्त की है। हम तो इखलाकी तौर पर इसके साथ आ गए हैं। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैंने यह के बाद दीगरे इसहाक अहमद और जमालदीन की तरफ देखा, फिर अपना रूए सुखन मोहम्मद की जानिब मोड़ते हुए पूछा, हाँ भाई फैज़ मोहम्मद, तुमने सुबह सुबह किसकी लाश ढूंढ निकाली है? फैज़ मोहम्मद नामी वो अधेड़ उम्र शख्स कन्हैया लाल बाग में माली और चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम देता था और उसकी रिहाइश भी मज़कूरा बाग के अंदर एक छोटे से क्वार्टर में थी। कन्हैया लाल बाग रेलवे फाटक से आगे कच्चा अहमदाबाद रोड की दोनों जानिब फैला हुआ था। फैज़ मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार साहब, मैं किसी की लाश को तलाश करने नहीं निकला था। वो तो बस इत्तेफाक ही से मुझे नज़र आ गई थी। इस इत्तेफाक की वजाहत करो फैज़ मोहम्मद, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ और रफ़ाए हाजित के लिए रेल की पटरी के साथ आगे निकल जाता हूँ। वो मुझे तफसील से आगाह करने लगा। जब मैं वापस आ रहा था तो उस वक्त तक हल्का हल्का उजाला फैलना शुरू हो गया था। मैंने पटरी वाली ढलान के किनारे पर एक गठरी सी पड़ी देखी। अंदरूनी तजस्सुस मुझे उस गठरी के करीब ले गया और तभी मुझे पता चला कि वो कोई गठरी नहीं बल्कि किसी जवान मर्द की लाश है। इतना बताने के बाद फैज़ मोहम्मद खामोश हो गया। मैंने पूछा, फैज़ मोहम्मद, तुम्हें इस बात का कैसे अंदाज़ा हुआ कि नौजवान की मुर्दा लाश है? क्या तुमने उसे छूकर देखा था? नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, मैंने तो उसे हाथ लाने की कोशिश नहीं की। इसकी हालत ही ने मुझे बता दिया था कि वो अब इस दुनिया में बाकी नहीं रहा। क्यों? मैं मुख्तलिफ सवालात के ज़रिए अपना जहन क्लियर करने की कोशिश कर रहा था। इस जवान की हालत में तुम्हें ऐसी कौन सी बात नज़र आई थी? जनाब, फैज़ मोहम्मद ने एक झुरझुरी ली, फिर मेरे सवाल के जवाब में बताया कि इस बदनसीब की गर्दन शहरक के मकाम से कटी हुई है और लिबास का बालाई हिस्सा खून में तरबतर है। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज की। फिर फैज़ मोहम्मद से पूछा कि क्या तुम मुझे इस बंदे को तुम जानते हो? नहीं जी, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। मैंने जमालदीन और इसहाक अहमद की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। इन दोनों की आंखों में भी नाशनासाई के तासुरात उभरे और जमालदीन ने गहरी संजीदगी से बताया, थानेदार साहब, हमने मौके पर जाकर इस बंदे की लाश को देखा है। वहाँ और भी बहुत से लोग मौजूद थे। हम सबकी एक ही राय कि वो बंदा हमारे इलाके का रहने वाला नहीं। सब ने इसकी शनाख्त से लाइल्मी का इजहार किया है। वो हमारे लिए बिल्कुल अजनबी है। मैंने एक गंभीर सांस खारिज की, फिर इन तीनों से मज़ीद 2-4 सवालात करने के बाद कहा, तुम लोग बाहर जाकर बरामदे में बैठो, मैं अभी तुम्हारे साथ जाए वकुआ पर चलता हूँ। वो खामोशी से उठे और मेरे कमरे से बाहर निकल गए। ठीक
10 बजे मैं जाए वकुआ पर मौजूद था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो 10 जनवरी की एक ठंडी ठार सुबह थी। वक्त 10 का हिंदसा अबूर कर चुका था, लेकिन अभी तक सूरज ने अपना जलाली मुखड़ा नहीं दिखाया था। इन दिनों धुंध भी बहुत ज़्यादा हो रही थी और बाज़ औक़ात तो पूरा दिन इंसानी आँख सूरज की शक्ल देखने को तरस जाती थी। मज़कूरा जवान की उम्र 27-28 साल के लगभग रही होगी। वो दुबला पतला और दरमियाने कद का मालिक था। उसने बोस्की की कमीज़ और लट्ठे की शलवार ज़ेबतन कर रखी थी। पाँव में बंद नया जूता था। बोस्की की कमीज़ के ऊपर स्याह गर्म बास्केट भी नज़र आ रही थी और यह भी बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कमीज़ के नीचे उसने मौसम की शिद्दत से निपटने के लिए कोई गर्म स्वेटर या जर्सी भी ज़रूर पहन रखी होगी। बाद अज़ां जब मैंने उसकी लाश का तफसीली मुआयना किया तो मेरा यह अंदाज़ा 100% दुरुस्त साबित हुआ। बोस्की की कमीज़ के नीचे ऊनी स्वेटर मौजूद था। इस अजनबी शख्स की गर्दन शहरक के मकाम से कटी हुई थी और इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश तलाश नहीं की जा सकती थी कि इसे मौत की गोद में सकूनत इख्तियार किए 10-12 घंटे गुजर चुके थे। कटी हुई गर्दन से उबलते हुए खून ने उसके लिबास का बालाई हिस्सा बुरी तरह दागदार कर दिया था और मौसम की शिद्दत के बाइस वो खून जम भी चुका था। जामा तलाशी के दौरान जो चीज़ें मेरे हाथ लगीं, इनमें एक कंघी, एक रेशमी रुमाल और एक बटुआ नुमाया था। कंघी देसी थी, जैसे कि दीगर देसी कंघियाँ होती हैं, लेकिन इसके जिक्र का कोई फ़ायदा नहीं। रेशमी रुमाल के एक कोने में रंग बरंगा फूल कड़ा हुआ था और दूसरे कोने में अंग्रेज़ी हुरूफ एम और बी काढ़े गए थे और इन दोनों हुरूफ के दरमियान एक नन्हा मुन्ना सा दिल बना हुआ था। एम और बी यकीनन नामों को जाहिर करते थे और उनमें से एक नाम इसी मकतूल का था। मकतूल की जेब में से बरामद होने वाले बटुए में से 350 रुपये की रकम निकली थी। आजकल 350 रुपये की कोई वक़्त नहीं है, लेकिन उस ज़माने में आपको यकीन आए या ना आए, यह एक हैंडसम अमाउंट समझा जाता था। मकतूल की लाश के मुआयने के दौरान मुझे एक चीज़ ने बुरी तरह चौंका दिया था और वो थे इसके मेहंदी लगे हाथ। उसके एक हाथ पर सादा और दूसरे हाथ पर बेल बूटों वाली मेहंदी लगी हुई थी, जैसा कि आमतौर पर दूल्हा के लगाई जाती है। इसके जिस्म पर सजा लिबास भी इसी जानिब इशारा करता था कि या तो वो किसी शादी की तकरीब में शामिल रहा था या फिर खुद शादी का दूल्हा था। अगर ऐसा ही था तो फिर इसकी मौत बड़ी अफरा तफरी और सनसनी फैलाने वाली थी। इसके मैंने साथ आए हुए कांस्टेबल की मदद से जाए वकुआ का अच्छी तरह जायज़ा लिया और 10 मिनट की कोशिश के बाद आलाए कत्ल को तलाश करने में कामयाब हो गया। वो एक तेज़धार खंजर था जो मुझे एक खाल गंदे पानी वाली नाली के करीब घास में पड़ा मिला था। खंजर के खतरनाक फल पर खून जमा हुआ था। मोहतात अंदाजे के मुताबिक खंजर के फल पर दिखाई देने वाला खून इसी मकतूल जवान का था। मैंने मौके पर मौजूद अफराद में से 3-4 से पूछगछ भी की, लेकिन इनमें से कोई भी एक इस मकतूल शख्स और इसे पेश आने वाले इस खूनी वाक़ये पर रोशनी न डाल सका। वो सबके लिए कतई अजनबी था। अब सबसे पहला सवाल ये उठता था कि जब इस अल्लाह के बंदे को वहाँ कोई नहीं जानता था, तो फिर वो था कौन? वो कहाँ से बन सवर कर आया था और उसका कातिल कौन हो सकता था? इसके अलावा भी मुत्तईद सवालात मेरे सामने थे, लेकिन सरेदस्त में इनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं जानता था और यह खासी मायूस कुन सूरत हाल थी। मैंने मुशीनामा तैयार करने के बाद इस अजनबी शख्स की लाश को कांस्टेबल के साथ एक टांगे पर सवार करके सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया और ख़ुद भी इस टांगे पर बैठकर थाने आ गया। थाना सदर जीटी रोड पर वाक़ था और सरकारी हॉस्पिटल जाते हुए वो थाना रास्ते में पड़ता था। हम लोग इसी टांगे पर सवार होकर थाने से जाए वकुआ पर पहुँचे थे। कत्ल की ये वारदात बड़ी अजीब व गरीब थी। मकतूल को इस इलाके में कोई भी नहीं जानता था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो किसी और इलाके का रहने वाला था। ये बड़े अहम सवालात थे और इनके जवाबात ही मुझे उसके कातिल तक पहुंचा सकते थे। फ़िलहाल मेरे हाथ में कुछ नहीं था। जाए वकुआ से मुझे जो आलाए कत्ल मिला था वो भी मैंने लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए लाश के साथ ही भिजवा दिया था। जैसा कि मैंने बताया है, वो 10 जनवरी का दिन था और खुशकी और धुंध से भरपूर दिन।
शाम तक मैं अपने कमरे में बैठा इस जवान मकतूल के बारे में सोचता रहा। इसके मेहंदी लगे हाथ बार बार मेरी निगाहों में चमकने लगते और रह रहकर मुझे ये ख्याल आने लगता कि वो कोई दूल्हा था जो अजनबी जगह पर बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। इस अजनबी मकतूल के मेहंदी लगे हाथों के उकसाने पर मैंने गिरदोनवा के तमाम इलाकों में बंदे दौड़ाकर ये मालूम करने की कोशिश की कि कहीं कोई शादी की तकरीब वगैरह तो मुनक्किद नहीं हुई है। जाए बकुआ के जुनून में असगर कॉलोनी, राना कॉलोनी और कंगनी वाला जैसे इलाके थे। शुमाल में कच्ची पंप वाली, कच्ची टंबर वाली, मशरिक में कन्हैयालाल बाग और आगे नहर के किनारे वाक़े बंजारों की बस्ती थी, जबकि मगरिब में भी असगर कॉलोनी का कुछ हिस्सा फैला हुआ था, जिसके बाद जीटी रोड वाक़ थी। इन तमाम इलाकों में पिछले एक हफ्ते से शादी ब्याह की कोई तकरीब मुनक्किद नहीं हुई थी। गोया इस अजनबी शख्स की पुरस्कार मौत मेरे लिए एक मुअम्मा बन गई थी। मैंने यही सोचा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार करूंगा। हो सकता है जब तक मकतूल को ढूंढता ढांढता कोई इधर आ निकले और तफ्तीश की गाड़ी को आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। मैंने यही तय किया था कि अगर कोई भी सिरा हाथ न आया तो मैं मकतूल की लाश के 1-2 फ़ोटोज़ निकलवा कर 3-4 मुतलाशी टीमें तरतीब देकर अजनबी मकतूल के हवाले से मालूमात हासिल करने की मुहिम चलाऊंगा। मुझे अपनी मेहनत और अल्लाह की रहमत से कभी उम्मीद थी कि मैं बहुत जल्द न सिर्फ ये कि इस नामालूम मकतूल का सुराग लगा लूँगा, बल्कि इसके कातिल तक भी रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाऊँगा। रात को मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का इरादा कर ही रहा था कि 3 अफराद मुझसे मिलने आ गए। इनका ताल्लुक गुजरानवाला के शहर सियालकोटी दरवाजे से था। ये सियालकोटी दरवाज़ा रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही वाक़ था। मैंने इन बंदों को फ़ौरन अपने पास बुला लिया। इनके चेहरों पर मुझे बड़ी गहरी परेशानी नज़र आई। मैंने इन्हें अपनी मेज़ के नज़दीक पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया, फिर बारी बारी इनकी सूरतों का जायज़ा लेने के बाद इस्तफसार किया, क्या बात है, तुम लोगों की शक्लें क्यों उतरी हुई हैं? हमें पता चला है जी कि आपने आज सुबह एक लाश सरकारी हॉस्पिटल भिजवाई है। इनमें से एक ने सवालिया नज़र से मेरी जानिब देखा। हाँ, भिजवाई है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। हम इस लाश को देखना चाहते हैं। क्यों? मैं पूरी तरह इनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। आप लोग इस लाश को क्यों देखना चाहते हैं? ताकि हमारी तसल्ली हो जाए, एक ने गुलूगीर आवाज़ में कहा। मैं पूछे बिना न रह सका, कैसी तसल्ली? थानेदार साहब, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। इनमें जो कदरे संभला हुआ था उसने सूरत हाल की वजाहत करते हुए बताया, यह अकबर अली और असगर अली दोनों भाई हैं और इधर सियालकोटी दरवाजे पर ही रहते हैं। अकबर अली का बेटा कल रात से गायब है। तो ये बात है। मैंने ऐसे अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा जैसे मामले की तह में उतर चुका हूँ। फिर मैंने दोनों दिलगीर बिरादरान की तरफ सवालिया नज़र से देखते हुए पूछा, तुम में से अकबर अली कौन है? अकबर अली ने सीने पे हाथ रखकर बताया कि मैं हूँ जी। तुम्हारा बेटा कल रात से कहाँ गायब है? मैंने पूछा। जनाब, अगर मुझे ये पता होता कि वो कहाँ गायब है तो फिर मैं परेशान क्यों होता? वो बेचारगी से बोला। सीधा वहीं जाकर उसे ढूंढ न लेता? जैसे ही मुझे ये पता चला कि आपने किसी बंदे की लाश वगैरह पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाई है तो हम दौड़े दौड़े आपके पास आ गए हैं कि उसने अपना जुमला अधूरा छोड़ा और घायल नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, अकबर अली, तुम्हारे गुमशुदा बेटे का नाम क्या है? जी, उसका नाम माजिद है, माजिद अली, उसने जवाब दिया। मेरे तसव्वुर में वो रेशमी रुमाल घूम गया जो मैंने मकतूल की जामा तलाशी के दौरान बरामद किया था और जिसके एक कोने में अंग्रेज़ी हरूफ एम और बी बड़े खूबसूरत अंदाज में काढ़े गए थे। एम का मुअम्मा तो हल हो गया, एम से यकीनन माजिद बनता था। मैंने मज़ीद तस्दीक की खातिर अकबर अली से पूछा, तुम्हारा कहना है कि कल रात से माजिद गायब है। तुमने आखिरी बार माजिद को कब और कहाँ देखा था? ट्रेन में, माजिद के चचा असगर अली ने जवाब दिया। हम सब लोग ट्रेन में एक साथ लाहौर से आ रहे थे। जब हम गुजरानवाला के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो माजिद गायब था।
मेरे पूरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई और मुझे यूँ महसूस हुआ कि मैं इस अजनबी मकतूल के राज से वाकिफ़ होने ही वाला हूँ। मैंने अकबर अली की आंखों में देखते हुए सवाल किया, क्या तुम लोग शादी में शिरकत करने लाहौर गए थे? जी हाँ, माजिद ही की शादी थी, अकबर अली ने जवाब दिया। लेकिन लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? असगर अली ने सरसराती हुई आवाज़ में पूछा। मैंने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए अकबर अली से इस्तफसार किया, क्या तुम्हारे बेटे माजिद ने लट्ठे की शलवार, बोस्की की कमीज़ और स्याह गर्म वॉस्किट पहन रखी थी? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके दोनों हाथों पर मेहंदी भी लगी हुई थी। हाँ, अकबर अली ने इज़्तिरारी अंदाज में गर्दन हिलाई। आपने माजिद को कहाँ देखा है? मैंने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया और मेज़ की दराज में से अजनबी मकतूल, जो कि अब मेरे लिए अजनबी नहीं रहा था, कि जामा तलाशी में हासिल होने वाली चीज़ें निकाल कर मेज़ पर रख दी और इनसे कहा, इन चीज़ों को पहचानते हो? जी, ये सब कुछ तो माजिद का है, असगर अली ने बड़े वसूख से बताया। फिर रेशमी रुमाल को देखकर उसने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, ये देखें थानेदार साहब, एम का मतलब है माजिद और बी का मतलब है बुशरा। माजिद की शादी बुशरा से होने वाली थी। मेरे पास तुम लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मैंने बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लेते हुए गंभीर लहजे में कहा, मैंने आज सुबह जिस शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया है, वो कोई और नहीं बल्कि माजिद ही है। ये तमाम चीज़ें मुझे उसके लिबास में से मिली हैं। अकबर अली ने रुहासी आवाज़ में पूछा, थानेदार साहब, मेरे बेटे को किसने कत्ल किया है? मैं कातिल के बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तुम लोग ताउन करोगे तो मैं तफ्तीश को किसी सही रुख पर डाल सकूँगा। अभी तो मैं खुद भी अंधेरे में हूँ। फिर मैंने निहायती मुख्तसर और जामे अल्फाज में इन्हें जाए वक़ुआ से माजिद की लाश के दरियाफ्त के बारे में बताया। जब मैं खामोश हुआ तो असगर अली ने मुझसे पूछा कि आप हमसे किस किस्म का ताउन चाहते हैं? आप लोग मुझे इन वाक़यात की तफसीलात से आगाह करेंगे जो ट्रेन में सफ़र के दौरान में पेश आए थे? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर असगर अली की आंखों में झांकते हुए सवाल किया कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने रेशमी रुमाल को देखकर ये कहा था कि माजिद की शादी बुशरा से होने वाली थी, इस बात का क्या मतलब हुआ? होने वाली थी मगर हो नहीं सकी, वो गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। हम लोग लाहौर से खाली हाथ वापस आ गए हैं। क्यों? मेरे इस्तफसार में गहरी दिलचस्पी थी। अकबर अली ने जवाब दिया कि थानेदार साहब, उधर लाहौर में एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आ गया था कि हंगामी हालात में हमें शादी कैंसिल करना पड़ी और हम लोग खाली हाथ वापस आ गए। मैं इस नाखुशगवार वाक़ये की तफसील जानना चाहता हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इससे मुझे माजिद के कातिल तक पहुँचने में आसानी हासिल हो जाएगी। बात बहुत लंबी हो जाएगी जनाब, वो जुज़बुज़ होते हुए बोला। असगर अली ने कहा कि भाई साहब, आप सिद्दीक साहब के साथ इधर हॉस्पिटल जाकर माजिद की लाश चेक करें। थानेदार साहब को सारी कहानी सुनाकर मैं आपके पास आता हूँ। ये मुमकिन नहीं है, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। जी, क्या मुमकिन नहीं है? असगर अली ने पूछा। यही कि आप में से कोई इस वक्त थाने जाकर माजिद की लाश का मुआयना कर सके, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। अस्पताल का अमला आप लोगों को लाश की एक झलक भी नहीं दिखाएगा। अब पोस्टमार्टम के बाद ही माजिद की लाश आप लोगों के हवाले की जाएगी, लिहाजा मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर इसी संजीदगी से इजाफा करते हुए कहा, लिहाजा बेहतर यही है कि आप लोग मुझे इन वाक़यात की तफसील से आगाह करें जिनके नतीजे में ये सानहा पेश आया है। इस चक्कर में ना रहें कि बात लंबी हो जाएगी या मुख्तसर रहेगी। मैं आप लोगों की बातें और कहानियाँ सुनने के लिए ही तो बैठा हूँ। वो मेरे जायज़ मुतालबे से इनकार नहीं कर सकते थे, लिहाजा अकबर अली और असगर अली ने मिले जुले अंदाज में मुझे माजिद की शादी का मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्सा सुना डाला। आगे बढ़ने से पहले मैं इस वाक़ये से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आइंदा की तफ्तीश में आपका जहन किसी उलझन का शिकार ना हो। आपको इस वाक़ये पर हंसी भी आएगी और झुंझुलाहट भी महसूस होगी। बहरहाल जो हकीकत है मैं वही आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मकतूल माजिद की शादी
बुशरा नामी एक लड़की से तेब पाई थी। मकतूल खुद तो सियालकोटी दरवाज़ा गुजरानवाले का रिहायशी था और बुशरा लाहौर के एक महल्ले में घोड़े शाह लाहौर में रहती थी। नसीमा इसकी पड़ोसन थी और ये रिश्ता नसीमा ही के तवस्सुत से लगा था। नसीमा अरसा दराज से बीमार चली आ रही थी। इसकी उम्र 60 से मुतजाविज़ थी और बीमारी ऐसी थी कि जिसका इख्तिताम मौत के सिवा और कुछ नहीं था। वो गुजरानवाला आकर माजिद की शादी में भरपूर शिरकत नहीं कर सकती थी, लिहाजा उसने अपनी छोटी बहन सलीमा यानी माजिद की माँ से एक फरमाइश की थी और सलीमा ने ये फरमाइश इस ख्याल के पेश नज़र पूरी करने का फ़ैसला कर लिया था कि नसीमा बिस्तर मर्ग पर पड़ी है, ये इसकी आखिरी ख्वाहिश भी हो सकती है, लिहाजा इसकी खुशी की खातिर इसकी बात मान लेना चाहिए। सलीमा ने इस काम के लिए अपने घर के दूसरे अफराद को भी राज़ी कर लिया था। नसीमा ने अपनी बहन सलीमा के सामने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो लोग 3 दिन के लिए उसके घर आ जाएं और शादी की तमाम रस्में इसी के घर में रहते हुए पूरी की जाएं। फिर 3 दिन के बाद माजिद और बुशरा का निकाह हुआ और वो सब दुल्हा दुल्हन के हमरा वापस गुजरानवाला चले जाएं। नसीमा की ये ख्वाहिशनुमा तजवीज़ माजिद के घर वालों ने राज़ी खुशी मान ली थी। 6 जनवरी की सुबह माजिद और उसके घर के 20 अफराद गुजरानवाला से ट्रेन में बैठकर लाहौर पहुंच गए। घर के अफराद में माजिद का बाप, माँ, छोटी दोनों बहनें, चचा और असगर अली और इसकी फैमिली के दीगर अफराद के अलावा चंद करीबी रिश्तेदार भी शामिल थे। माजिद का छोटा भाई वाजिद अली और चचा की फैमिली के कुछ लोग उधर सियालकोटी दरवाजे वाले घर ही में रुक गए थे। एक और शख्स को इधर ही रुक जाना चाहिए था, लेकिन वो जिद करके बारात के साथ गुजरानवाला से लाहौर पहुंच गया था। बादअज़ां ये शख्स बड़ा सनसनीखेज़ किरदार साबित हुआ था। इस किरदार का नाम था करमदीन उर्फ करमू। उम्र 70 से मुतजाविज़, सर और दाढ़ी के बाल 101% सफ़ेद, कमर झुकी हुई, हाथ में ऐसा, बीनाई इतनी कम कि बामुश्किल लोगों के चेहरों को पहचान पाता था। समात भी गुजारे लायक थी और सेहत भी काबिल रहम और मखदूश। ये शख्स रिश्ते में मकतूल माजिद का नाना जान था और इन्हीं के घर में रिहाइश पजीर था। सलीमा ने अपनी बहन नसीमा की ख्वाहिश पूरी करने के लिए शादी की तमाम तर तकरीबात इसके घर में मुंतकिल कर दी, तो वो अपने बाप की फरमाइश को कैसे रद्द कर सकती थी, इसलिए उसको भी अपने साथ ले आई थी। सब कुछ हस्ब प्रोग्राम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये लोग 6 जनवरी की दोपहर को लाहौर पहुंच गए थे और इसी शाम से मुख्तलिफ रस्मों का आगाज़ हो गया था। माजिद और बुशरा के निकाह के लिए 10 जनवरी की सुबह का वक्त तय किया गया था। ये लोग दोपहर का खाना घोड़े शाह लाहौर में खाते और शाम से पहले दुल्हन को लेकर वापसी गुजरानवाला पहुंच जाते, लेकिन 9 जनवरी की सुबह के ऐसा वाक़या पेश आया कि शादी का प्रोग्राम खूह खाते चला गया और ये सब कुछ करमू बाबा की वजह से पेश आया था। करमू रोज़ाना घर से गायब हो जाता था और फिर दोपहर तक वापस आ जाता था। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि वो कहाँ और किस काम के लिए जाता था। सलीमा ने इससे गैर हाज़िरी के बारे में इससे पूछा और इससे सवाल किया तो वो ये कहकर उसे मुतमईन कर देता, झलिए मैंने कहाँ जाना है, मैं तो इधर ही था। अब्बा जी, अगर आप इधर होते तो मुझे ज़रूर नज़र आते, सलीमा ने उलझनज़दा लहजे में कहा। पता नहीं है आप कहाँ गायब हो जाते हैं। मैं घर के अंदर ही नहीं था सलीमा, उसने जवाब दिया, ज़रा बाहर निकल गया था। बाहर कहाँ? सलीमा ने पूछा। मैं ज़रा धूप सेकने उधर दूसरी गली में चला गया था, करमू वजाहत करते हुए बोला। इधर एक थड़े पर बड़ी करारी धूप आती है। सलीमा ने करमू की वजाहत के बाद मज़ीद जिरा और बहस की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि एक तो करमू के साथ बात करने के लिए काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता था, इसकी समाअत काफ़ी कमज़ोर थी। दूसरे करमू ने बड़ी माकूल दलील पेश की थी। दिन एक एक घंटा सिरक कर आगे बढ़ रहे थे। करमू रोज़ाना ही घर से बाहर निकल जाता और दोपहर के बाद वापस आ जाता। तशवीश की चूँकि कोई बात नहीं थी, लिहाजा सलीमा मुतमईन हो गई, मगर इसका ये इत्मीनान ज़्यादा देर पा साबित नहीं हो सका था। 9 जनवरी की सुबह बड़ी हंगामा खेज साबित हुई। अकबर अली को करमू की याद आई और कोई 10 बजे के करीब उसने अपनी बीवी से कहा, चाचा करमू कहाँ हैं? उधर घर में ही होंगे अब्बा जी,
सलीमा ने सरसरी लहजे में जवाब दिया। मैंने चाचा को पूरे घर में ढूंढ लिया है, वो कहीं नज़र नहीं आए तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना। ओह, याद आया, सलीमा ने कुछ सोचते हुए कहा। आप अब्बा जी को उधर दूसरी गली के थड़े पर देखें, वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। दूसरी गली के थड़े पर? अकबर अली ने अजीब सी नज़रों से अपनी बीवी को देखा। वो थड़े पर बैठकर क्या कर रहे हैं? कह रहे थे, इस थड़े पर बड़ी अच्छी धूप आती है, सलीमा ने बताया। वो 4-5 घंटे उधर ही गुजार कर आते हैं। ठीक है, मैं इन्हें इधर ही देख लेता हूँ। पर आपको अब्बा जी से काम क्या है? सलीमा ने पूछा। आकर बताऊँगा, अकबर अली ये कहते हुए घर से निकल गया। जब अकबर अली मज़कूरा थड़े पर पहुँचा तो एक मंजर देखकर दंग रह गया। पहले तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन यकीन करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। वो आंखों देखी हकीकत को किसी ख्वाब के पेटे में नहीं डाल सकता था, और हकीकत बहुत ही नाजुक और तल्ख थी। करमदीन उर्फ करमू एक दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए थड़े